समय चल रहा है, जैसे आज का समय रेडियो का समय, टीवी का समय, मोबाइल का समय, इंटरनेट का समय, है ना, चांद पे पहुंचने का समय। तो यदि आधुनिक सभ्यता और आधुनिक कल्चर से जो लोग भी अनभिज्ञ रहते हैं, वो कहलाती है जनजाति। तो आपसे सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा जनजाति किसे कहते हैं, याद रखना ये पहला क्वेश्चन, कि जो आधुनिक सभ्यता और संस्कृति से अपरिचित होते हैं जो लोग, वही दरअसल में जनजाति कहलाते हैं। भारतीय संविधान में जाति जो है, ये जनजाति शब्द जो है, इसके बारे में आपको यहाँ मिल जाएगा, अनुच्छेद 342 में मिल जाएगा। और जनजातियों के बारे में 5वीं अनुसूची भी बयां करती है अपना काला चिट्ठा। तो आपने भी सुना होगा कि 5वीं अनुसूची ये कहती है कि जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, उन पे नियंत्रण, उन पे प्रशासन कैसे होगा, उनको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, मतलब सीधा सीधा है जनजातियों पर नियंत्रण कौन से सूची से या किस सूची में ये बात दर्ज है, तो आंसर है 5वीं अनुसूची। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति रहती है, तो आंसर है एमपी। तो ये एक अगला क्वेश्चन हो गया। तो याद रखना, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन अनुच्छेद, तीसरा क्वेश्चन 5वीं अनुसूची, चौथा क्वेश्चन सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहां पर निवास करती है, तो आंसर है मध्य प्रदेश में। पांचवा क्वेश्चन ये कि मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं वर्तमान में, जिसको गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया है, आंसर है 46। याद रखना, ये अनुच्छेद नहीं लिखा, ये अनुसूचित लिखा है जनजातियां। क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कल मैंने आपको बताया भी था कि महत्वपूर्ण 46 अगर अनुसूचित जनजातियां हैं, तो उनमें आज भी मध्य प्रदेश किन 3 को पिछड़ी मानता है, तो आप याद रखेंगे बैगा, भारिया और सहरिया। तो ये 3 ऐसी जनजातियां हैं, आप अच्छे से देख लो, मंडला, छिंदवाड़ा और ग्वालियर जिले संभाग में पाई जाती है। और ये तीनों जनजातियां अपने आप में पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, ऐसा अपन नहीं बल्कि एमपी गवर्नमेंट कह रही है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन पिछड़ी जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति, तो आपको बैगा, भारिया या सहरिया तो देगा ही देगा, इसके अलावा ये तो कोल दे देगा, ये तो भील दे देगा, ये तो गोड़ दे देगा। तो तैयार रहना इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपन भीलों की तरफ। तो सबसे पहली जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भील है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये चीज मैंने नहीं बताई थी, जितनी भी जनजातियां हैं, तो मध्य प्रदेश में 46 जनजातियां हैं, उनमें सबसे पुरानी या सबसे प्रिमिटिव यदि कोई जनजाति है, तो वो भील है। तो ये भी क्वेश्चन अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा रंगप्रिय जनजाति कौन है, रंगप्रिय का मतलब है जो अपने पूरे शरीर पर डिफरेंट डिफरेंट कलर को यूज करती है, कि सर पे कुछ और कलर होगा, हाथ पे कुछ और कलर होगा, पैर पे कुछ और कलर होगा, पहनावा कुछ और होगा, तो मतलब सबसे रंगप्रिय जनजाति जो है वो कौन है, भील है। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखना, भील शब्द का मतलब कल मैंने आपको बताया था। और जनरली जो भील लोग होते हैं वो बहादुर होते हैं और अपने साथ धनुष बाण लिए होते हैं, इसलिए बोल दिया है धनुष पुरुष। अब एक क्वेश्चन मैं कल आपको बताना जल्दबाजी में भूल गया, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन लगाए तो बहुत सारी चीजें इनमें ऐड करी, थोड़ा मैं जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं रह जाएगा। भीलों का घर जो है फाल्या कहलाता है, कल मैंने ये आपको बताया था। लेकिन भीलों का मकान जो होता है उसको कू कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो जगह है उसको फाल्या बोलेंगे और जो मकान है उसको कहते हैं कू। तो ये चीज आप याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण। अब मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी, ये वाली चीज नहीं ऐड करिए क्योंकि क्वेश्चन आता है कि भीलों का वास्तविकता में व्यवसाय क्या है। तो जैसे आज के समय पे जो भील हैं वो पहाड़ी ढालों पर झूम कृषि जो होती है, बिल्कुल उसी झूम कृषि को भील कहते हैं, चिमाता। ये चीज आपको याद रखने की, भीलों द्वारा की गई कृषि को किस नाम से जाना जाता है, चिमाता के नाम से जाना जाता है। परंतु इनका असल काम ये नहीं है, इनका असल काम है ये, क्योंकि ये अपने साथ धनुष बाण लिए होंगे। तो धनुष बाण लिए हैं मतलब कुशल योद्धा हैं ये, तीर चलाएंगे, तीरंदाज। और जब इनको भूख लगेगी तो क्या करेंगे, ये शिकार कर लेंगे। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुशल योद्धा और शिकार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लिए प्रयुक्त या वर्णित शब्द हैं, तो आपको आंसर भील टिक करना है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। कुछ चीजें मैंने ऐड करी हैं इसलिए मैं ये चीजें आपको बताता चल रहा हूँ। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एकलव्य किस जाति का था, भील जाति का था, जो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर था, मतलब पूरे महाभारत काल में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर सोचो, एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्तित्व है, नाम है उसका एकलव्य।
वो तो श्री कृष्ण दरअसल में चाहते थे कि महायुद्ध में कौन जीते, धर्म जीते, इसलिए दरअसल इसकी बलि देनी पड़ी। अदरवाइज इससे बेहतर धनुर्धर नहीं था कोई, कर्ण भी नहीं था और अर्जुन भी नहीं था। महर्षि वाल्मीकि, आंख खोल के अच्छे से देखो, महर्षि वाल्मीकि भी स्टार्ट में कौन थे? भीम थे, जिन्होंने रामायण की रचना करी है। निषाद राज गुह, जिनके बारे में आपने सुना होगा बचपन, इन्होंने ही दरअसल में, जैसे ही रामचंद्र जी वनवास में अयोध्या छोड़ते हैं तो फिर वो भीलों का एरिया लग जाता है, निषाद राजगुह। और यही दरअसल में किसको मारने के लिए आ गए थे? भरत को मारने के लिए आ गए थे, यही निषाद राजगुह। और माता सबरी भील जनजाति। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि माता सबरी जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो ये प्लीज याद रखेगा, ये सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर मैंने आपको बताया ये सब भील है। एक राजा का नाम आपको कभी नहीं भूलना है, राजा पूंजा भील। कई किताबों में पूजा भील भी लिखा है, डोंट नो, उसका नाम है पूंजा भील। ये पूंजा भील एक ऐसा व्यक्ति है जिसने महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी युद्ध में गुरिल्ला नीति को इस तरह से यूज किया कि मुगलों के छक्के छूट गए, वो हतप्रभ रह गए कि महाराणा प्रताप और भीलों का ऐसा सहयोग लेकर वो इतने आसानी से क्या कर सकते हैं, एक युद्ध को बड़ा मुश्किल बना सकते हैं। मतलब सकरी घाटियों में दरअसल महाराणा प्रताप ने युद्ध किया। तो ये जो भील लोग थे इन्होंने छुपकर क्या किए थे? परेशान किया था किसको? मुगलों की सेना को। तो दरअसल में ये गुरिल्ला युद्ध नीति महाराणा प्रताप की ओर से जो हल्दी घाटी के युद्ध में यूज की गई थी, तो महाराणा प्रताप ने उसका पूरा क्रेडिट दे रखा था, यह श्रेय दे रखा था इन्हीं राणा पूंजा भील को। तो ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। भीमा नायक के बारे में मैंने आपको बताया था, इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। और इन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत करी थी बड़वानी के सेंधवा से। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके कि निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं और बड़वानी के सेंधवा से 1857 की क्रांति को किस भील नेता ने शुरू किया था? तो आंसर है भीमा नायक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन रॉबिन हुड किसे कहते हैं, देखो निमाड़ का रॉबिन हुड आपको पता हो गया, लेकिन यदि मैं पूछूं इंडियन रॉबिन हुड तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, टाटिया भील। और ये टाटिया भील वो हैं जो महारानी लक्ष्मीबाई से बहुत प्रेरित थे। और मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म हुआ था विरी गांव में, और मात्र एज जब 15 साल की तब ये 1857 की क्रांति में भाग ले लेते हैं। और फिर अंग्रेजों के ये छक्के छुड़ा देते हैं, और फिर लास्ट में इनको धोखे से अंग्रेज कैद कर लेते हैं। और कैद करने के बाद इंदौर से रातों रात इनको जबलपुर ले जाया जाता है, मैंने पूरी कहानी सुनाई थी आपको। और जबलपुर में फांसी दे दी जाती है, लेकिन भीलों का आक्रोश बढ़ने लगता है, तो फिर जबलपुर से इनको ले आया जाता है, पाताल पानी में इनके शव को फेंक दिया जाता है और वहीं पर इनकी समाधि बना दी जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पाताल पानी से ट्रेन निकलती है तो 2 मिनट के लिए स्पीड कम हो जाती है और हॉर्न या हूटर दिया जाता है, ताकि इस महान व्यक्ति को क्या मिल सके? इज्जत और तवज्जो। तो ये भील व्यक्तित्व ही है दरअसल में। और एक व्यक्ति है ठक्कर बाबा, महात्मा गांधी के बहुत बड़े समर्थक, और ये आदिवासियों के बहुत बड़े मसीहा। याद रखना, कभी भी महात्मा गांधी जब भी चैप्टर शुरू होता है और आदिवासी व्यक्तित्वों की बात आएगी तो ठक्कर बाबा का नाम लिखे बिना नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट। अब भगोरिया के बारे में क्या है, इसको आप जरा खुद ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भगोरिया जो हाट है या भगोरी, अच्छा एक चीज अच्छे से समझ लो पहले तो, भगोरिया दरअसल में एक पर्व है और इसको प्रणय पर्व बोलते हैं, मतलब प्रेम का पर्व है दरअसल में। क्योंकि इस अवसर पे लड़के और लड़कियां, देखो होली के दिन होता है ये त्योहार आदिवासियों का, तो इस दिन लड़के लड़कियां मिलते हैं जिस जगह पे, उस जगह पे दुकान उकान लग गई तो हो गया भगोरिया हाट। ये चीज याद रखना। लेकिन लड़के लड़कियां हैं और एक दूसरे से मिलेंगे, और मिलेंगे तो भाईचारा, भाईचारा सॉरी सॉरी मतलब जो भी चारा बनेगा, तो इसलिए इसको प्रेम पर्व या तेरा प्रणय पर्व कहते हैं। अब चूंकि होली के दिन तेरा ही है। स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बड़ा। बसंत पर्व भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज कि भगोरिया हाट या भगोरिया क्या है, तो याद रखना एक बसंत पर्व भी है और प्रणय पर्व भी है। अब यदि मैं पूछूं आपसे कि कौन मनाता है भगोरिया को या ये उत्सव कौन मनाता है, तो जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, उसी का ये पर्व है। और इसी दौरान हाट भी लगता है और इसी दौरान आदिवासी भील लोग मिलकर नृत्य भी करते हैं। तो ये चीज याद रखना। अब मैंने आपको कल गोल गधेड़ों प्रथा के बारे में बता दिया था, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। एक नया क्वेश्चन भीलों में आजकल बहुत चल रहा है, मतलब माफी चाहता हूँ, भील जनजाति के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या है कि भील जनजाति जो है ये लकड़ी के बहुत अच्छे अच्छे क्या बनाती है, चीजें बनाती हैं,
और जिस वजह से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इनको क्या किया गया है, प्रमोट भी किया गया है। किसी का फोन चालू है, ज्योति पटेल। जैसे लकड़ी की चीजें बनाने में भीलों को महारत हासिल है। जैसे झाबुआ के लोग जो हैं आदिवासी गुड़िया और गले का हार बनाते हैं, मतलब दो चीजें। तीसरा है बैलगाड़ी और कुंजा दरी बनाते हैं, याद रखना ये चीज। तो ये हो गया चार। पिथोरा आर्ट मतलब पेंटिंग, और फिर उसके बाद में ये हो गया पांच। ब्लॉक प्रिंट जो हो गया ये हो गया छः। कुंजा दरी, ये वही कुंजा दरी है दरअसल में, जिसको बहुत बेहतर तरीके से सिलते और बनाते और काफी घनी होती है। और सातवें नंबर पे है ये बांस आर्ट, मतलब बांस के खिलौने। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जोबट जो है, ये आदिवासी यहाँ पर रहते हैं, भील आदिवासी जोबट में, तो वो क्या बनाते हैं। तो याद रखना ऑप्शन में ब्लॉक प्रिंट नहीं दिया था, कुंजा दरी दिया था, तो ये ऑप्शन होगा राइट। उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लकड़ी के शिल्प केंद्र के लिए भील जनजाति के कौन से जिले बड़े फेमस हैं। तो झाबुआ और अलीराजपुर, ये दो ऐसे जिले हैं जो काफी फेमस हैं, जहां पर लकड़ी के खिलौने या लकड़ी से संबंधित चीजों को बनाया जाता है। तो याद रखना ये दो क्वेश्चन ये हो गए, और ये जोबट का पुंजा दरी पूछा जाता है। और अब चूंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कट्ठी बाड़ा का कौन सा लकड़ी की चीज बनाने में भीलों को महारत हासिल है, तो आंसर है बांस आर्ट। जैसे जब आप चित्रकूट में जाएंगे ना, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी की काफी सारी चीजें आपको बांस से बनी हुई मिलेंगी, ये वही है बांस आर्ट, जिसको भीलों ने प्रमोट किया है सबसे ज्यादा। गोंद के बारे में मैंने आपको कुछ नया चीज बताई है इसमें, कि गोंड जो हैं, अच्छे से सुनना मेरी बात, ये द्रविड़ परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और गोंड जो हैं ये विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मुझे कुछ नई चीजें मैंने आज ऐड करी हैं, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति कौन है। अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनना चाहिए आपसे, कि मध्य प्रदेश की पहली जनजाति सबसे बड़ी जो है उसका नाम है भील, लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड। इनके सबसे आराध्य देव हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूल्हा देव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से देख लो, दूल्हा देव ही है दरअसल में। कई लोग इनमें पता नहीं क्या क्या आंसर टिक करते हैं, तो अच्छे से देख लो, गोंडों के जो आराध्य देव है मुख्य, वो दूल्हा देव है। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूमि देव कौन है, भूमि की पूजा करते हैं ये, तो भूमि देव हैं ठाकुर देव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बाकी अन्य देव में अगर याद हो तो ठीक है, ना हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये दो चीजें आप बिल्कुल मत भूलिए। अब एक चीज आती है रटने वाली, ये तीन चीजें आपको रटना है बिल्कुल, कि गोंड लोग जो हैं वो कौन कौन से नृत्य करते हैं, तो ये चीज आपको बननी चाहिए, कर्मा, सैला, सुआ, दीवानी। तो आप इसको कोड के रूप में याद कर लेना बेटा जी। उसी तरह से इनका व्यवसाय क्या है, तो ज्यादातर कृषि करते हैं, लेकिन अगर कृषि नहीं हुई तो फिर मजदूरी करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल ये क्वेश्चन बड़ा फेमस कर रहे हैं, लरूकज। दरअसल लरूकज का मतलब है कि ये सुअर की बलि देते हैं, मतलब सुअर के मांस का भक्षण करते हैं, और ये सुअर दरअसल जंगली सुअर है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। फिर उसके बाद दूध लौटावा प्रथा मैंने आपको कल बताई थी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई का यदि लड़का है और बहन की यदि लड़की है, और यह तो उल्टा भी है, तो इनमें शादी हो सकती है। दरअसल में मामा और बुआ के बेटे या बेटियों में भी दरअसल में क्या हो सकता है, विवाह हो सकता है। तो इस तरह की चीजें भी क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं, तो ये याद रखना। अब इसमें एक नई चीज मैंने ऐड करी है, मैं देख रहा था आज क्वेश्चन, तो एक मुझे मिला, घोटुल प्रथा किसे कहते हैं। दरअसल में घोटुल प्रथा क्या है, मान लीजिए ये एक गांव है, एक गोंड का एक गांव है, या गोंडों की एक जनसंख्या 1000 घर की रहती है। तो जहां पर गांव शुरू होता है वो तो ठीक है, लेकिन जहां गांव खत्म होगा तो वहां एक साफ सुथरी झोपड़ी होगी जो बहुत अच्छे तरीके से लिपी पुती होगी। और ये सफेद झोपड़ी जो अच्छे तरीके से लिपी पुती होगी, इसी को कहते हैं घोटुल। और यही सफेद झोपड़ी जो है, ये प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलने का सबसे अच्छा स्थान है, और यही लड़के लड़कियां आते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो दरअसल घोटुल वो जगह है जहां पर गोंड जनजाति के लोग जो हैं, खासतौर से नए लड़के और नई लड़कियां आपस में आके मिलके और बातचीत करते हैं और आगे चीजें को क्लियर करते हैं। अब इसके बाद आता है इनकी उपजातियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक उपजाति पे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो गोंड लोगों की बहुत सारी उपजातियां हैं, जिसमें पहली उपजाति है अगरिया। कल मैंने आपको बताया था, तो कल मैंने आपको ये चीज बताया था कि लोहे का कार्य करते हैं ये, और ये लोहे का कार्य करते हैं और ये लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। तो दरअसल में जब ये लोहे को गलाते हैं जिस भट्टी में, तो धधकती भट्टी के अंदर दरअसल में जो अग्नि है वही कहलाते हैं लोहासुर इनके देवता, और अक्सर करके इनको काला मुर्गा भेंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोहासुर देवता को बलि के रूप में क्या भेंट किया जाता है, तो आंसर है काला मुर्गा। अच्छा, आजकल पूछने लगे हैं कि यदि कोई गोंड जो है वो पूजा या तंत्र साधना करे तो उसे क्या कहते हैं। तो यदि कोई गोंड पूजा या तंत्र साधना करे तो उसे ओझा कहते हैं, लेकिन यदि कोई गोंड पुजारी हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यदि कोई गोंड पुजारी है किसी मंदिर का तो फिर उसको प्रधान भी कहते हैं, और यदि प्रधान ऑप्शन आपको ना मिले तो फिर 100% आपको ये ऑप्शन जरूर मिलेगा, देवरी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं यदि कोई गौण बढ़ईगिरी का काम करने लगे तो फिर वो गौण नहीं, गौणों की एक जाति बन गई, द नेम इज सोल्हास। और यदि कोई गौण सिटियों में नाच गाना करने लगे, या सिटियों में अगर पवित्र मौके आते हैं, जन्म होता है, बधाई होती है, शादी होती है, तो उस समय यदि गौण नगरों में जाकर नाच गाना करे तो फिर उसको बोलते हैं कोयला भूतिस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये कोयला भूतिस क्या है। तो गौणों की एक जनजाति है जो अक्सर करके शादी विवाह के शुभ अवसरों पर जाके नाच गाना करती है सिटी में या गाँव। तो ये चीज इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद एक, कल मैंने आपको ये विवाह बता दिया था लमनई, मतलब सबसे बड़ी जनजाति है भील मध्य प्रदेश की, दूसरी है गोंड, और तीसरी जनजाति है कोल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा कि मध्य प्रदेश की पहली तो सबको पता है, दूसरी सबको पता है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो आंसर है कोल। याद रखना ये चीज। अच्छा, कई किताबों में बेगा लिखा है, लेकिन याद रखना 2011 की जनसंख्या से ये डाटा क्लियर हो चुका है कि कोल का नंबर ज्यादा है। लगभग लगभग 11 लाख लोग हैं कोलों के पास, और यहाँ 4 लाख लोग हैं। ये चीज ध्यान में रखना, तीसरी बड़ी जनजाति कोल है। वो लोग जो हैं जब पंचायत करते हैं, एक चीज आप पहले अच्छे से समझ लो, मान लो ये एक सिटी है, तो कभी भी वो लोग सिटी के अंदर अपना घर नहीं बनाते, सिटी से बाहर कुछ दूर पर ये लोग ग्रुपिंग में आ जाते हैं। और सिटी से बाहर जब ये लोग ग्रुपिंग में आ जाएंगे तो जिस ग्रुप में ये आएंगे उस ग्रुप को गांव ना कहकर उसे कहते हैं टोला। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल जनजाति के लोग नगर के समीप ही दरअसल अपने अपना ग्रुप बना लेते हैं, और इसे ये लोग क्या कहते हैं, टोला कहते हैं। जैसे आप लोग में से कई लोग यदि अगर सुना हो, जैसे एक जगह है कटनी जिले में अमरपुर बरही, तो अमरपुर बरही या अमरपुर बरही, उसको बरही कहते हैं दरअसल में। तो ये सिटी हो गई, और इसी सिटी से 2 किलोमीटर दूर एक जगह है छिंदिया टोला। तो दरअसल वो छिंदिया टोला में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, और वो यही आदिवासी लोग हैं, कोल लोग रहते हैं। ये चीज। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये तो आपको रटना पड़ेगा बेटा जी कि ये यहाँ यहाँ पाई जाती है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश की सबसे चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भैया पहली तो आपको पता है, दूसरी भी आपको पता चल गई, तीसरी कोल थी, और चौथी है बैगा। अब देखो क्वेश्चनों की भरमार बैगा में। आज भी ये अपने आप को द्रविड़ का वंशज बताते हैं, और द्रविड़ मतलब साउथ इंडिया। तो 2 क्वेश्चन है कि स्वयं को द्रविड़ का वंशज कौन सी जनजाति बताती है, आंसर है बैगा। और याद करो, मध्य प्रदेश शासन की ओर से 3 पिछड़ी हुई जातियां हैं जिसमें बैगा शामिल है, तो ये मैं पहले ही आपको क्लियर करा चुका हूँ। और जो ये जाति है इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये अपने पूरे शरीर में गुदना गुदवाती है, और जो व्यक्ति गुदने को बनवाता है उसको गोधरिन कहते हैं। मतलब जैसे मैं टैटू बनाने वाला व्यक्ति हूँ, और आप मेरे पास टैटू बनवाने आए, तो आपके पूरे शरीर में मैं गुदना करूंगा, तो आप हो गए बैगा जनजाति के लोग, और क्योंकि टैटू ड्रॉ मैंने किया है तो मैं गोधरिन हो गया। तो 2 क्वेश्चन कि बैगा जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो बैगा जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपने पूरे शरीर में गुदना गुदवाते हैं या टैटू बनवाते हैं, और जो व्यक्ति उस टैटू को बनाता है उसका नाम है गोधरिन। और ये जो जाति है ये मंडला, डिंडोरी और बालाघाट एरिया में पाई जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने कभी नाम सुना होगा भूमिया जनजाति। तो भूमिया जनजाति की एक शाखा है दरअसल में बैगा, मतलब भूमिया जनजाति बड़ा वर्ड हुआ, और उसकी एक शाखा है दरअसल में बैगा जनजाति। परंतु बैगा जनजाति के कुछ लोग सोच और समझ के दायरे में
बढ़ गए हैं और फिर उन्होंने एक नई जनजाति बना ली है जिसको कहते हैं बिंछावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं आपके कि भूमिया जनजाति की उपशाखा है बैगा, मतलब बड़ी जनजाति है भूमिया और छोटी जनजाति हो गई फिर बैगा। और बैगा जनजाति के कुछ लोगों का मानसिक लेवल या सोच समझ का दायरा बढ़ गया है, तो उन्होंने अपनी एक अलग जनजाति बना ली है, द नेम इज बिंछावर। एक व्यक्ति है वेरियन एल्विन, उन्होंने किताब लिखी थी द वैगा। यहीं से शुरुआत कर रहे हैं अपन अपने सेशन की कि गोंड जनजाति में अगरिया, ओझा, सोल्हास और ये कोयला भूतिस और उसके साथ में एक प्रधान है। तो यदि पुजारी के रूप में ओझा है तो फिर उसको प्रधान बोलेंगे और कई जगह उसको लोकल लैंग्वेज में देवरी कहते हैं। तो अच्छे से देख लो देवरी किसको कहते हैं कि गोंड जनजाति में यदि कोई पुजारी है मतलब मेन जो है उसको कहते हैं देवरी। यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। अब यदि बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति में यदि कोई पुरोहित है या पंडा है, और याद रखना मुख्य, सहायक होते उनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो बैगा जनजाति में यदि कोई मुख्य पुरोहित है या मुख्य पंडा है उसको कहते हैं बेवात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गोंड में मुख्य पुरोहित को बैगा में क्या कहते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखना ये चीज। अब मैंने अभी आपको एक चीज और बताई कि वहां पर जो मुख्य देव हैं, कौन भी है जी मुख्य देव, कोई मेरे को बताएगा जरा जल्दी से कि गोंड में मुख्य देव कौन है। मैंने अभी आपको बताया ऊपर दूल्हा देव, लेकिन आप दूल्हा अच्छे से, बहुत बढ़िया, लेकिन आप देखो हम पढ़ रहे हैं बैगा, बैगा में जो मुख्य देवता हैं वो दूल्हा देव है। तो ये फिर वही क्वेश्चन बनेगा कि गोंडों में दूल्हा देव का संबंध बैगा में किससे है, क्योंकि दोनों में वो आराध्य देव है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो बैगा हैं उनके मुख्य देवता हैं दूल्हा देव। इनको जनरली मुर्गा, नारियल और मदिरा भी चढ़ाया जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज आप जरूर याद रखें। तो फिर क्वेश्चन आता है कि दूल्हा देव है, जनरली इनका काम क्या है। तो जिस कबीले या जिस जनजाति में ये लोग रहते हैं, जिस ग्राउंड के अंदर ये रहते हैं, उस जगह को संक्रमण या बीमारियों से बचाना, ये दरअसल में दूल्हा देव का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो ये चीज आप याद रखना। और मैंने आपको कल ही बताया था भूमि देवता के रूप में ये ठाकुर देव जी की पूजा करते हैं। तो ठाकुर देव यहाँ भी है वहां भी। बस आपको ये याद रखना कि बैगाओं का मुख्य देवता जो है वो बूढ़ा देव है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गोणों का जो मुख्य देवता है उनका नाम दूल्हा देव है। बाकी सारी चीजें आपसे बन जाएंगी। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपने बेवात पढ़ लिया है बैगा जनजाति में, तो कहीं आप बेवार शब्द में कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छे से देख लो, बेवात जो है वो मुख्य पुरोहित कहलाता है, जबकि बेवात दरअसल में एक प्रकार की चावल की खेती है। और ये चावल की खेती बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे मेघालय वगैरह में झूम खेती की जाती है। बस फर्क इतना है कि यदि बैगा जनजाति के लोग वो स्थानांतरित खेती या झूम खेती करते हैं तो उसको वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पोंडू कहते हैं। जनरली पोंडू का मतलब होता है गेहूं की खेती, लेकिन जब भी बेवार वर्ड वो यूज करते हैं तो 101% की चावल की खेती की वो बात करते हैं। तो आपसे ये चीज जरूर पूछी जाएगी कि निम्नलिखित में से चावल की खेती बेवार का संबंध किस जनजाति से, तो फिर आपने याद रखना है आंसर बैगा। अब एक क्वेश्चन आता है, सुबह का भोजन, जनरली आप लोग गांव से होगे, तो सुबह का जो भोजन है वो बासी भोजन होता है, जैसे रात का जो बच गया तो उसी भोजन को खाने की परंपरा इन लोगों में बड़ी तेज है। तो दरअसल में सुबह के भोजन को ये बासी भोजन कहते हैं, परंतु दोपहर के भोजन को ये पेज के नाम से भी जानते हैं, या दोपहर के भोजन को ये पेज कहते हैं, वहीं शाम के भोजन को या रात के भोजन को ब्यारी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बासी भोजन का संबंध कौन सी जनजाति से है, दोपहर का भोजन पेज कहलाता है, उसका संबंध कौन सी जनजाति से है, और शाम का भोजन जनरली भीलों में, गोणों में और इस जनजाति में भी ब्यारी होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन कभी नहीं बनता। लेकिन हाँ, सुबह का भोजन बासी भोजन और दोपहर का भोजन पेज कहलाता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग।
अब एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है और वो पूछा जाता रहेगा, ये जनरली जनजाति वहां रहना हमेशा पसंद करती है जहां साल वृक्ष हैं। ऐसा माना जाता है कि साल वृक्षों की पत्तियां जो होती काफी बड़ी होती हैं, और ये बड़े से मतलब है आश्रय देने से, तो इसलिए ये उनका आराध्य देव नहीं है, याद रखना पेड़। अगर मैं बोल दूं मुख्य आराध्य देव कौन है, तो आंसर हो जाएगा बूढ़ा देव। लेकिन यदि मैं बोल दूंगा मुख्य आराध्य पेड़ कौन सा है, तो फिर आंसर है साल पेड़। तो ये चीज आप याद रखना। अब ये जो क्वेश्चन है, याद अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आया करते थे सन 1990, 2000, 2010 में ऐसे क्वेश्चन चला करते थे कि नरोतिया, भरौतिया, रामायणा, कंठमैना, रमैना, ये कौन सी जनजाति के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले नृत्य हैं। तो आंसर है एमापी तथा उपजातियां हैं, तो आंसर है बैगा। जबकि कर्मा, सुआ, सैला, परधौनी, दशहरा, ददरिया, ये सब के सब नृत्यों की शैलियां हैं जो बैगा जनजाति के लोग प्रदर्शित करते हैं। तो ये एकदम सिंपल सी चीज है, ये दो चीजें आपको रटनी है। हालांकि वर्तमान समय में ये गोल हो गई हैं, लेकिन एक बार देखना फिर से इनका दौर जरूर शुरू होगा। अब वो कब से शुरू हो जाए, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ, तो हो सकता है अभी से शुरू हो जाए, या कुछ नहीं कह सकते। परंतु ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जा रहा है बैगाओं में, शहद पान विवाह। दरअसल में सीधी सी बात है कि बैगा जनजाति में हर 9 साल के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज, तो बैगा जनजाति में हर 9 साल के बाद ये जो जनजाति है इसमें लोग शहद पीना पसंद करते हैं मधुमक्खी के छत्ते को तोड़कर। और यदि इसी दौरान यदि कोई लड़का किसी लड़की को शहद लगा देता है, तो फिर बिना किसी रोक टोक के उन दोनों का विवाह जो है वो 100% क्या माना जाएगा, संपन्न माना जाएगा। तो इसी को कहते हैं शहद पान विवाह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्षों में शहद पान की परंपरा है, तो पहला क्वेश्चन हो गया 9 वर्षों में। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसी शहद पान परंपरा के दौरान यदि लड़का लड़की को शहद लगा दे, तो फिर बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पूछ के उनका विवाह संपन्न हो जाता है। तो यहाँ ये दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, शहद पान विवाह और कितना समय। अब उसके बाद अगली जनजाति है, मैंने आपको शुरू में बताया था, मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा, भारिया और सहरिया, इन 3 जनजातियों को पिछड़ी जनजाति माना है। तो ये जो सहरिया है ये पिछड़ी जनजाति तो है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हो गया। अब सहरिया का यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो शहर होता है, तो शहर के उर्दू में मतलब होता है भोर से, और अगर हम हिंदी में बात करें तो शहर का मतलब होता है जंगल। तो दरअसल यहीं से नाम पड़ता है कि जो जंगलों में निवास करने वाली जनजाति है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ जंगलों का मतलब कोर जंगल, इनको लकड़ी भी जंगल से मिलेगी, इनको खाना भी जंगल से मिलेगा, कोई भी चीज की आपूर्ति इनको जंगल से होगी। ये बाह्य दुनिया के टच में 0.1% भी नहीं आते हैं। पूरी की पूरी जीवन की आपूर्ति ये जंगलों से करते हैं, और वो भी ठेठ जंगलों से करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है जंगलों के जंगली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जी जंगलों के जंगली किनको कहा जाता है, तो ये चीज थोड़ा सा आप सॉरी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंगलों में पूरी तरह से अपना जीवन का गुजर बसर कौन करता है, तो आंसर है ये सहरिया। लेकिन यदि मैं पूछूं कि वो कौन सी जनजाति है जो जंगलों में रहकर ही पूरा का पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देती है, बाह्य दुनिया से 1% भी मदद नहीं लेती है, तो आंसर है जंगलियों के जंगली कहा जाता है भारिया जनजाति को। ये इसलिए बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि सहरिया में शहर का मतलब होता है जंगल, लेकिन भारिया जनजाति के लोगों को कहा जाता है जंगलियों के भी जंगली। और मतलब मैंने आपको बता दिया कि जंगलों में रहकर ही ये पूरी जिंदगी काट देंगे, कभी भी बाह्य दुनिया से ये 1% की भी मदद नहीं लेते। तो ये दो जो है ये फंसाने वाली चीजें हैं, मैं पहले ही इनको आपको ये क्लियर कर दिया, जैसे मैं अभी थोड़ा सा इन्हीं में ये फंस गया। अब जब भी हम बात करते हैं सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति हमेशा पूछा जाता है कहाँ पाई जाती है, तो प्लीज ये वर्ड आपने याद रखने हैं। ये टोटल इनमें से जो भिंड और मुरैना है ये सबको याद रहते हैं, लेकिन वो ग्वालियर और शिवपुरी को ज्यादा तवज्जो देता है। वो सीधे पूछता है निम्नलिखित में से सहरिया जाति कहाँ पाई जाती है, तो या तो ऑप्शन में शिवपुरी होगा या तो ग्वालियर, क्योंकि भिंड मुरैना सबसे बन जाता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक वही क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पुरानी जातियां किन को घोषित किया है, तो चूंकि भारत सरकार ने सहरिया को आदिम जाति घोषित किया है और सबसे इंपॉर्टेंट पिछड़ी जाति घोषित किया है, तो ये क्वेश्चन आने कंपलसरी है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, किसकी उपासना करते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
दरअसल में इनके नृत्य हैं दुलदुल, घोड़ी और तेजाजी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसने ये क्वेश्चन ना पूछा हो। तो ये चीज आप सहरिया में सबसे पहले पढ़ेंगे कि दुलदुल, घोड़ी और तेजाजी दरअसल में नृत्य हैं जिनको शुभ अवसरों पर सहरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, अक्सर करके डांस के रूप में पूरी दुनिया को दिखाते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पांचवी बड़ी जनजाति, और याद रखना जंगलों में रहते हैं इसलिए भूल के भी जंगलों के जंगली मत बोल देना, वरना पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। ये चीज को मुझे क्लिक करने के लिए दो तीन बुकें उठानी पड़ी, तब मुझे क्लियर हुआ कि जंगल निवास स्थल है सहरिया का, लेकिन जंगलियों के जंगली कहलाते हैं भारिया जनजाति। तो थोड़ा सा इन पे अच्छे से कमांड रखना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भारिया का मतलब क्या होता है, तो याद रखना भारिया का जैसे मतलब ही है ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। छिंदवाड़ा में एक जगह है, आप नाम सुनेंगे पातालकोट। तो पहले तो यही क्वेश्चन हो गया कि पातालकोट कहाँ पर है। तो छिंदवाड़ा में एक जगह है, दरअसल में ये जो जगह है ये जमीन से नीचे 1700 फुट की गहराई में ये जगह है पातालकोट। और यहाँ लगभग लगभग 12 समूह या 12 गांव निवास करते हैं। और इन 12 गांव में से 80% पॉपुलेशन है भारिया जनजाति की, और 20% इन्होंने अपने साथ बसा रखा है गोंड जनजाति को। तो मैंने दो तीन चीजें एक साथ बताई आपको। दरअसल में जमीन से 1700 फुट की गहराई पर जगह है, दरअसल में खाई है। ये खाई को पातालकोट बोला जाता है, छिंदवाड़ा जिले में है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ 12 गांव बसते हैं इस जमीन से 1700 फुट नीचे। और इन 12 गांव में 80% तो भारिया जनजाति के लोग हैं, लेकिन 20% गोंडों को भी यहाँ पर रहने की अनुमति दी है भारिया जनजाति के लोगों ने। अब आप बोलोगे क्यों, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूंकि भारिया जनजाति को ऐसा लगता है कि जब भी विपत्ति आई है या जब भी उनके साथ अनिष्ट हुआ है, तो जो सबसे पहले जनजाति उनके साथ कदम से कदम मिला के हमेशा खड़ी रही है, द नेम इज गोंड। तो इसलिए गोंडों को ये अपना अग्रज या बड़ा भाई मानते हैं। इसलिए जहां पर बेसिकली असल मायने में भारिया जनजाति रहती है, जो मूल जगह इनकी है, वहां इन्होंने गोंडों को रहने को भी जगह दी हुई है पातालकोट में। तो आपसे क्वेश्चन ये लग के पूछा जाता है भारिया जनजाति में पातालकोट कहाँ है, कितने गांव रहते हैं, कितने फुट जमीन के नीचे गड्ढा है, कौन कौन रहता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इनका पूर्वज कौन है, तो वही राजा कर्ण, जिसको महाभारत में आप जानते हैं, वो राजा कर्ण इनके पूर्वज हैं। बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, भरनोती। हालांकि वो तो भारिया से भरनौती आपको बन जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारिया जनजाति के लोग जो कृषि करते हैं, और जनरली कृषि वही झूम कृषि, लेकिन यहाँ इस झूम कृषि को जो लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं दहिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि दहिया क्या है, तो आंसर एक प्रकार की कृषि है जो भारिया जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये भारिया जनजाति पाई कहाँ जाती है। तो नो डाउट भारिया जनजाति सिवनी में भी मिल जाएगी आपको, मंडला में भी मिल जाएगी, लेकिन आप इनको याद ना रखें, आप याद रखें छिंदवाड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि छिंदवाड़ा में एक जगह है पातालकोट। दरअसल में ये एक पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत में दरअसल में जमीन से कितनी गहराई पर, 1700 फुट की गहराई पर ये एक एरिया है। और जमीन में 1700 फुट नीचे दरअसल में पूरे के पूरे 12 गांव का एक समूह है, जिसको पातालकोट कहते हैं। और यहाँ पर दरअसल में 12 गांव में से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गोंड जनजाति के साथ में कौन भी देखने को मिलता है, भारिया जनजाति भी मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा आप अगर कभी क्वेश्चन लगाओगे। अब थोड़ी जल्दी से बढ़ते हैं, बिंजवार इंपॉर्टेंट है, पहले ही लाइन। दरअसल इनका नाम बिंजवार इसलिए पड़ा क्योंकि विंध्याचल के मूल निवासी हैं ये, और विंध्याचल पर्वत को ये दरअसल में क्या मानते हैं, अपनी माँ भी मानते हैं। तो चूंकि विंध्याचल पर्वत के मूल निवासी इसलिए नाम पड़ गया बिंजवार। और उससे भी इंपॉर्टेंट, विंध्याचल देवी का पुत्र है जिसका नाम है बारह भाई बेटकर। दरअसल में ये जितने भी बिंजवार जनजाति के सदस्य हैं, ये सभी इनका वंशज अपने को मानते हैं, बारह भाई बेटकर को, जो कि विंध्यवासिनी पुत्र के नाम से एग्जाम में पूछा भी जाता है, और असल मायने में उनके पुत्र भी हैं कि किनके वंशज हैं बिंजवार जनजाति के लोग, और बिंजवार जनजाति के लोगों का नामकरण कौन से पर्वत के आधार पर है। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी। अब इसके बाद एक तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन। दरअसल में ये क्वेश्चन नहीं है, ये बिंजवार जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है पूरी दुनिया में।
दरअसल में इस जनजाति के लोग बेंत से, बेंत एक प्रकार की दरअसल में घास होती है और छोटी छोटी और दूसरी घासें हुई, उनसे ये मोतियों के इतने सुंदर इस तरह के आभूषण बनाते हैं कि देखने में दरअसल में वो ग्रिपिंग जो होती है वो ओस के मोतियों जैसी दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है इस जनजाति के लोग घास से और बेंत से इस तरह की चीजें बनाते हैं कि देखने में वो बिल्कुल रियल आभूषण के जैसे दिखते हैं, और इसी वजह से पिंजवार जनजाति को पूरी दुनिया में जाना भी और माना जाता है। अब इसके बाद जितनी भी जनजाति आएंगी, इन जनजातियों से दो दो तीन तीन क्वेश्चन बने, मैंने सीधे सीधे वही लिख दिए हैं। हालांकि इनमें बहुत सारा इनके बारे में डिटेल है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा, जो आता है वही लिख दिया है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना। जैसे एक जनजाति है पनिका। पनिका जनजाति जो है इसका मेन काम है कपड़ों को बुनना, और कपड़ों को बुनना ये कबीर से इंस्पायर होकर दरअसल में इन्होंने ये काम करना शुरू किया है। और कबीर के इतने बड़े प्रशंसक हैं पनिका जनजाति के लोग कि कबीर के कट्टर समर्थकों में से एक माना जाता है, और कबीर के कट्टर समर्थकों के कारण ही इनको दुनिया तमाम कबीरहा भी कहती है। तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कबीरहा किनको कहते हैं? जो कबीर की बातों का अनुसरण करते हैं, मतलब कौन? पनिका जनजाति के लोग। कबीर के सबसे बड़े प्रशंसक इस दुनिया में कौन सी जनजाति है? आंसर है पनिका जनजाति है। और कबीर के कारण ही दरअसल में बुनका जनजाति या बुनकर लोगों में कपड़ा जो बुनते हैं इनका नाम पड़ गया। अब ये पाई कहाँ जाती है? तो ये सीधी और शहडोल में ये जनजाति पाई जाती है। मतलब केवल तीन क्वेश्चन बनते हैं पनिका से। एक और जनजाति है पारधी जनजाति, इसको परिधि भी लिखा है किताब में। अब इस जनजाति का दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि अपने साथ ये धनुष बाण रखते हैं, तो नो डाउट जब भी जरूरत होगी भोजन के लिए तो शिकार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पारधी जनजाति या पारधी जनजाति का जो मेन है व्यवसाय या मेन जो है काम वो क्या कहलाता है? तो शिकार करके ये जीविकोपार्जन करते हैं, मतलब खुद का पेट भरते हैं इस तरह से। और दूसरा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं? अब ध्यान से सुनना, आपने सुना होगा भोपाल के बारे में और रायसेन के बारे में। तो जनरली ये वर्तमान में सिटी है, लेकिन इनमें भी इनका नंबर देखने को मिलता है पारधी का। तो इसलिए आजकल ये क्वेश्चन को प्रमोट भी किया जाता है। सिटी एरियाज में लगे होने के बावजूद भी ये जनजाति अभी भी अस्तित्व में है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आजकल पूछा भी जाता है। अब एक जनजाति है जिसका नाम है बोनी। हालांकि बोनी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलती। दरअसल में जब आप बोनी जनजाति के बारे में पढ़ते हैं तो आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि बोनी जनजाति को अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगह पे। जैसे बोनी जनजाति को कहीं बोल देते हैं बोंडिया, कहीं बोल देते हैं कोरकी, और कहीं बोल देते हैं कोरकू। हमारे लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आपसे यदि कभी क्वेश्चन है कि कोरकू किसकी उपजाति है, या कोरकू दरअसल में एक उपजाति है, तो मुख्य जाति कौन है? बोनी। तो इसलिए अब मैं कोरकू के बारे में सीधे सीधे आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बोनी के बारे में ज्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है। तो कोरकू जनजाति में कोरकू शब्द का मतलब है मनुष्यों का समूह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। मतलब यदि मैं पनिका, परिधि, बोनी, कोरकू, डमरिया, इसके बाद की जनजाति के क्वेश्चंस में से बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा निकला, तो आप बोलेंगे कोरकू शब्द का अर्थ। दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे इंतजार कर रहा है। दरअसल में ये कोरकू जनजाति है, ये राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अच्छे से देख लो कहीं ये वर्ड आपसे मिस ना हो, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कोरकू से बना है तो ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी जनजाति है जिस जनजाति में, अच्छे से नाम देखो, खुद पढ़ भी लो, पड़ियार, एक नाम है भूमिका, ये इस जनजाति में, कोरकू जनजाति में सम्माननीय व्यक्तित्व है या सम्माननीय व्यक्तियों में से एक दरअसल में ये पद है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पड़ियार और भूमिका शब्दों का संबंध किस जनजाति से है, तो आंसर है पड़ियार और भूमिका शब्दों का संबंध है कोरकू जनजाति से। अब मैंने एक चीज आपको पहले ही बताई कि राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है कौन? अच्छे से देख लो, कोरकू। अब मैं आपको फंसाने वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, परंतु एक जनजाति है जिसका नाम है डमरिया। एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन है ये, राजपूतों के साथ किस जनजाति का घनिष्ठ संबंध रहा है? पूर्वज मानना अपने आप को एक अलग चीज है, और घनिष्ठ संबंध होना अलग चीज है। तो घनिष्ठ संबंध का मतलब यहाँ दोस्ती से है,
और यहाँ पर कोरकू का मतलब यदि पूर्वज कह रहे हैं मतलब ब्लड रिलेशन से, तो ये ब्लड रिलेशन और ये दोस्ती, तो शायद आप समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर बिल्कुल है। तो इसलिए कभी भी आप यदि आप पूर्वजों का इतिहास देखें राजपूतों से, तो आप कोरकू टिक करने जाएं, और यदि राजपूतों से घनिष्ठ संबंध की बात यदि आप देखें तो डमरिया टिक करने जाएं। बस ये डमरिया से एक ही क्वेश्चन बना। कांवर जनजाति से मात्र दो क्वेश्चन बने हैं कि कांवर दरअसल में एक जनजाति है जो कौरवों को अपना पूर्वज मानती है, या कौरवों के वंशज दरअसल में ये कांवर जनजाति के लोग हैं। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है कि कांवर जनजाति जो है ये किन के वंशज हैं या किन के पूर्वज हैं। आंसर है कौरवों के वंशज हैं या कौरवों के पूर्वज हैं। और इसके बाद एक आता है स्पेशल, एक वर्ड मिलेगा आपको थोड़ा अजीब सा, कोलम ट्राइब्स। तो ये कोलम ट्राइब्स एक ऐसी जाति है, 12वीं शताब्दी में, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, 12वीं शताब्दी में जो कोलम जनजाति है इसके लोग पुजारी हुआ करते थे मंदिरों में। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता इसके अलावा, कि 12वीं शताब्दी में वो कौन सी जनजाति है जो मंदिरों में पुजारियों का काम किया करती थी। तो आंसर है कोलम ट्राइब्स, या उसी को कोलम या कुलमे या कुलमे, जो भी है, जैसे ये तीन नाम मैंने दिए हैं, ये बोला जाता है। तो इनमें से आप शायद समझ गए होंगे मेरी बात कि ज़्यादातर आपको जो टाइम देना है, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैंने इसलिए 2 दिन पूरा पूरा लिया, जबकि आपको पता है ये 2 दिन का चैप्टर है नहीं, इसको एक दिन में बता के खत्म करना। लेकिन आप ये 100% श्योर मानो कि मेले से एक क्वेश्चन आने हैं, एक क्वेश्चन जनजातियों से आने हैं, बोलियों से शायद क्वेश्चन ना आए, लेकिन दो क्वेश्चन जब दोनों चीजों से आने तो हम क्यों ना उनको देके टाइम करें यूज। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें भील से पूछा जाता है और गौण से पूछा जाता है, इसलिए मैंने एक एक वर्ड आपको बताया बिल्कुल कि ये क्यों लिखा है और ये क्यों लिखा है। तो प्लीज इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है।